नमस्ते। आज मेरे साथ सतीश झा साहब एक बार फिर से। सतीश जी, फाइनली बहुत मतलब भारत के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मोदी जी का एक अभूतपूर्व बहुत ही सफल दौरा अमेरिका का। लेकिन ऐसा दौरा कि जब मोदी जी अभी पहुंचे भी नहीं इंडिया ठीक से थे, जिसको कहते हैं अपना बैग भी वापस खोल के सामान रख नहीं पाए थे, तब तक हथकड़ी बेड़ी में एक नया खेप, एक नहीं 2 खेप ऑफ पीपल मतलब इमिग्रेंट्स फिर भेज दिए, वो पीछे ही पीछे भेज दिए। दूसरा, ये भी नहीं समझ में आया कि उनके पीछे-पीछे अडानी जी का एक समन भी आ गया कि अडानी जी को भाई वहाँ के सरकार ने कहा कि हम ऑलरेडी भारत सरकार से कह रहे हैं कि इनको अडानी जी को इन कारणों से चाहिए, वो भी एक आ गया, वो भी एक अजीब-सी चीज़ थी। मतलब अगर समन भेजना था तो मोदी जी के साथ भेज दिए होते भाई, एक हम लोग के यहाँ बोला जाता है दस्ती। मालूम नहीं कोर्ट में आप नहीं गए हो, जो लोग कोर्ट गए हैं, तो एक दस्ती सम्मन होता है। जिसमें ये कहा जाता है कि वो आदमी दे जाता है कि हम ही पहुंचा देंगे सम्मन को, दस्ते ही दे दिए होते, पैसा भी बचता थोड़ा, मतलब ये तो मालूम नहीं, खैर जो भी हो। तो ऐसे में ये ट्रम्प कौन सा इंडिकेशन, मतलब ये कौन सी दोस्ती है कि भाई हम लोग क्या ये था कि मतलब दोस्ती भी और पीछे धौल भी जमाए जा रहे हो। मैं लात का इस्तेमाल जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ क्योंकि राष्ट्र की बात है, पर पीछे पीठ पे हा करके एक कस कस के पीठ भी ठोके जा रहे हो जो जिससे चोट लग रही है हमें। तो ये पीठ पे शाबाशी की वो है कि ये पीठ पे चोट पहुंचाने वाले वो हैं, हथकड़ी और बेड़ी, अ, अडानी जी का सामान, इत्यादि इत्यादि। मेरी राय में ये जो आप देख रहे हैं वो एक बात का नतीजा है कि इन्होंने दोस्ती का ऐलान जरूरत से पहले कर दिया। कई बार ऐसा होता है ना कि अब हमने किसी के दोस्ती तो हमारी नहीं थी, एक मुलाकात हुई, हमने कह दिया हमारी अच्छी दोस्ती है। उनका अच्छा आपने ऐसा कहा था, तो आप उन्होंने दिखाना शुरू कर, अच्छा हम दिखाते हैं कैसी दोस्ती हमारी है। इसका जो आलम ट्रंप का ये है, आपने सुना होगा देखा होगा, ट्रंप को बड़ा गुमान है कि उसका आईक्यू 160 है। कई लोगों ने कई चार्ट बने हैं, उसका आईक्यू दिखा 160 दिखाया जाता है। आईक्यू तो 160 कैसे हो गया उनको समझ नहीं आता। लेकिन लेकिन उसको अपने 160 आईक्यू का बड़ा उसको गर्व है। वो कहता है कि आई लाइक हाई आईक्यू, ओपनली कहता है हमें ज्यादा आईक्यू के लोग पसंद हैं। तो उसे लगता है कि जिनसे वो बात कर रहा है अगर उनका आईक्यू ठीक नहीं होता उसके हिसाब से, तो उनसे थोड़ा सा ऐसे खेलता है जैसे कि वो मदारी खेलता है चीजों के साथ। तो वो कुछ मदारी पना उसमें आ गया है मुझे लगता है। और मुझे लगता शुरू से लग रहा था कि ट्रंप से इसकी दोस्ती तो कोई थी नहीं, लेकिन हिंदुस्तान बड़ा देश है, हिंदुस्तान के नाम तो उनको मान रहे हैं। तो हिंदुस्तान के साथ जो भारत के जो डायस्पोरा के लोग हैं उनका उससे ख्याल करना पड़ेगा। तो इसलिए भारत का अपमान नहीं कर सकता, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को खिला तो सकता है या सरकार को कुछ खेल तो खिला सकता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि जिससे कुछ बहुत बुरा हो जाए, लेकिन ये होगा कि वो उनके साथ कुछ खेल खेल रहा है। तो ये इसलिए हो रहा है कि उन्होंने कुछ पहले ही ऐलान कर दिया अपनी दोस्ती का, अपनी जो भी उनको लगा, माय डियर फ्रेंड। अब देखिए बात शुरू कहां से होती है, जब वो बाइडेन के समय उनसे नहीं मिले, तब से ट्रंप साहब कुछ उनसे कुछ बेरुखी सी है। और जब इन्होंने लिख के दिया कि माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप आप जीत जात गए, उसका जवाब तक नहीं आया। सबसे बड़ा जो एक इंडिकेशन था वो ये था कि उसे जवाब तक नहीं दिया। वो बताता है कि वो इनका कितना ख्याल करता है, लेकिन भारत का तो कुछ ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि भारत के लोग देख रहे हैं आप, उसके यहाँ कितने लोग हैं भारत के, कैश पटेल तक। कैश पटेल ऐसे आदमी नहीं जिनके आप बहुत उनसे आप प्रभावित होंगे, लेकिन उसको बना दिया एफबीआई के डायरेक्टर। उसने जो उसका जो तुलसी को भी लिया, एक तरह देख तुलसी तो पूरी भारतीय बनती है, वो तो हिंदुत्व की बात भी करती है। उसको उन्होंने डीएनआई बना दिया कि इंटेलिजेंस का जो है 17 एजेंसीज का बॉस, यानी कि एफबीआई भी उसको रिपोर्ट करती है, सीआईए करती है, सारी संस्था उसको रिपोर्ट करेंगी। वो तुलसी गवर्नर हो गई। और दो चार और, विवेक रामास्वामी को लाया था, उसको भेज रहा है गवर्नर बनने के लिए वहां। ठीक, कई तरह उसके पास कई तरह तमाम लोग हैं भारतीय मूल के जिनको वो आगे बढ़ा रहा है। उसके एडमिनिस्ट्रेशन में पहले भी नंबर 2 जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था फर्स्ट टर्म में, वो भी एक भारतीय था। तो इसके टर्म में भारतीय तो बहुत सारे आएंगे, और भारत की प्रैक्टिस जो है देश के प्रति तो हमेशा एक अच्छा रुख रहेगा। लेकिन ये जो खेल खेल रहे हैं मुझे लगता है कुछ व्यक्तिगत सा हो गया है। तो जितनी चीजें वो सिंबॉलिक हैं, अगर आपको एक देश से
आप कह रहे हैं 7 लाख इलीगल है, आप सिर्फ 200 भेजते हैं, इसका क्या मतलब हो गया? एक सिंबॉलिक है वो। अगर आप कोस्टारिका के रास्ते से ला रहे हैं, सब जगह कितने भेज रहे हैं, 200, 250, 300 करके। अगर आपके पास 7 लाख लोग भेजने हैं, 1 साल भेजने हैं, 4 साल मान लो, 4 साल में 200 हफ्ते होते हैं। 200 हफ्तों में भी अगर आप 7 लाख बेचोगे, तो एक बार कम से 1,500 तो भेजोगे। अभी के हफ्ते में 200 आ रहे हैं, तो यानी कि वो बहुत सीरियस है इस मामले में, वो सिंबॉलिक है। वो पॉलिटिशियन क्या होता है कि जनता समझे कि हम ऐसा कर रहे हैं प्रोसेस। और आप बराक ओबामा की बात कीजिए आप, उसने 8 साल में 1.25 करोड़ लोगों को वापस भेजा था, 1.25 करोड़, बिना हल्ला किए। लेकिन ट्रंप का हमेशा रहता है, पैकेजिंग वाली बात है, हल्ला पहले होगा, लोग समझें कि हम कर रहे हैं, उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, लेकिन लोगों को बताना पड़ता है हम ये कर रहे हैं, इस तरह की चीजों में। इसका मतलब ये नहीं कि वो छुपा के नहीं करते, बहुत कुछ छुपा के भी होता है, लेकिन वो बड़ा उन बातों को बना देते हैं जिनका महत्व कम है, और जिनका रिश्ता वोट से है, और जितनी बड़ी चीजें हैं वो छुप छुप हो जाती हैं। तो ये तो ट्रंप का उसकी जो स्टाइल है उसको देखना पड़ेगा हमें। और ये भारत समझना पड़ेगा कि ट्रंप कैसे काम करते हैं, उस तरह से समझना पड़ेगा, वरना हम हमेशा हंसी की पात्र बन जाएंगे। काम कोई बुरा नहीं होगा, आजकल बुराई नहीं होगी, लेकिन जो हंसी खेल होता रहेगा, ये इसको हम हंसी खेल कहते हैं। जी। जी, जी। मैं एक और चीज सतीश जी बताऊं, मतलब ये भी पता लग गया कि जो एलन मस्क साहब ने बताया था यूएसए आईडी वाली बात, वो भी गलत खबर निकली। खबर ये निकली कि वो जो 21 मिलियन था, वो उनको समझ में नहीं आया था एलन मस्क साहब को, वो तो बांग्लादेश वाली बात थी, वो इंडिया का नाम उन्होंने चिपका दिया था। लेकिन उससे चर्चा से क्या हुआ कि बहुत सी चर्चाएं सामने आ गई। तो बिल्कुल। मैं स्मृति ईरानी जी तो छोटी बात थी, हम लोग पिछली बार चर्चा कर भी चुके हैं। एक और चीज आ गई कि हमारे जो मोदी जी जब 1993 में अमेरिका गए थे, तो एक वहां पे एक संस्था जो है अमेरिकन काउंसिल ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर, यस। ACYPL, यस। 1966 से चलती है। और उसमें ये 1993 में फोटो के साथ आ गया है इनका, जहां पे ये गए थे, ब्रिंगिंग अ न्यू जनरेशन ऑफ लीडर्स टुगेदर टू सिक्योर अमेरिकाज फ्यूचर। तो ये दैट्स अमेरिका राइट। का फ्यूचर सिक्योर करने 1993 में मोदी जी वहां भागे भागे चले गए थे। ये बात मैं सिर्फ रेफरेंस पॉइंट के लिए कह रहा हूं कि यूएसए आईडी वाला मामला ही कुछ ऐसा निकला कि वो खबर भी ठीक नहीं, और उसके अलावा जो साफ साफ निकल रहा था कि उससे जो भी इस समय फायदे लिए गए हैं वो बीजेपी सरकार के शीर्षस्थ नेताओं ने लिए। इस पे एक बहुत क्विक टिप्पणी, बहुत ही संक्षेप, क्योंकि हम लोग इस पे डिटेल में बात कर चुके हैं। लेकिन अमेरिका से अगर कोई पैसा कोई भी संस्था ले रही है, तो क्या ये ऐसा है कि कोई अब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से पैसा आ रहा है, कुछ इस तरह का बीजेपी ने उसको बनाने की कोशिश की थी? देखिए, आप बात करें 90s की, अमेरिका की सीआईए का सबके साथ एक रिश्ता बना था, उसके वहां तक कितनी डिग्री ऑफ सेपरेशन, कितना दूर है, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। आप जानते हैं 6 डिग्री ऑफ सेपरेशन में दुनिया सबकी भाई है। तो 1 और 2 डिग्री सेपरेशन पे सीआईए सबके जितने भी भारत के नेता हैं, पत्रकार हैं, समृद्ध लोग हैं, सफल लोग हैं, सबके साथ उनका रिश्ता बना हुआ है। वो रखते हैं जो भी इनका प्रभाव हो सकता है, उनका काम है, ये दुनिया भर में रखते हैं, वो भारत के साथ भी रखते थे। तो जिन नेताओं को ले जाते थे, जिन पत्रकारों को ले जाते थे, मैं बता रहा हूँ, मुझे जब ह्यूबर्ट हम्फ्री फेलोशिप मिली, उसपे आईएएस लोग जाया करते थे, और मैं पत्रकार था। तो जब उन्होंने कहा कि दिस इज, ये है जो कि जन सेवा करते हैं, तो मैंने कहा जन सेवा पत्रकार से बड़ी क्या होती है? वो मेरी बात मान गए। तो जब मुझे ले जाया गया अमेरिका, तो मुझे पहला ये सवाल ये था कि क्या इसमें कितना जो इसकी विदेश नीति का हिस्सा है, आपके डिपार्टमेंट तो वही है, इसमें कितना इनकी इंटेलिजेंस का हिस्सा है? मैंने कोशिश जानने की। तो मैं फ्लेचर स्कूल गया। तो फ्लेचर स्कूल में बता रहा हूँ आपको, वहां की जो बच्चे हैं, उसमें 1/3 स्टेट डिपार्टमेंट जाते हैं, 1/3 डिफेंस जाते हैं, 1/3 इंटेलिजेंस जाते हैं। ये हालत है। और 100 सवा 100 जो विदेशी आते हैं, अपना विदेशी काम करते हैं, और कुछ जो इस तरह के जो जो विदेशी जो वहां रह रहे हैं, वो लोग चले जाते हैं वर्ल्ड बैंक में, आईएमएफ में, कुछ लोग चले गए यूनाइटेड नेशंस में। ये फ्लेचर स्कूल के जो 100 बच्चे आते थे, उनका उनका जो भविष्य इस तरह बनता था। तो उससे तो देखना शुरू किया, समझना शुरू किया। तो मेरी समझ जो तब बनी थी वो ये थी कि सीआईए का काम है कि हर प्रभावशाली व्यक्ति के साथ संपर्क रखना, और जितने लोग वहां पहुंचते हैं उसमें सीआईए का एक पैसे का हाथ रहता है। आप नहीं कह सकते कि कोई भी जो स्कॉलरशिप से किसी भी जाता है वहां उसमें सीआईए का हाथ नहीं है, ये बात मान लीजिए आप।
अब ये कहना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि क्या सीआईए डायरेक्टली नहीं, वो डायरेक्टली नहीं करते हैं। वो सारी चीजें 1 या 2 डिग्री सेपरेशन पे करते हैं, लेकिन बहुत वॉच किए जाते हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और मुझे तमाम लोगों के साथ जिनके साथ नवीन भाई की मुलाकात हुई थी 1993 में, वो हमारे परिचित हैं, मित्र हैं, बातचीत होती रहती है। तो ये है कि उनमें जो प्रतिभा नेतृत्व की है, उस पर कोई शक नहीं करता है। लेकिन उनके जो भविष्य के जो उनके जो एम्बिशंस थी, आकांक्षाएं थी, वो उनकी अपनी है और चीजें होती चली गई। आप जानते हैं कि 1992 में उन्होंने प्रण किया था कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। ऐसी चर्चा होती है गुजरात में लोगों के बीच में। अभी आप जानते तो नहीं है, लेकिन ऐसी चर्चा होती रहती है, सुनते हैं आप। तो यानी जी कि ये जो जो हुआ था, उनका विदेश जाना उनके एक भविष्य के जो सीढ़ियां चढ़ने की उस पे योजना में एक बहुत बड़ी कड़ी थी। और अमेरिका वो एक दो दिन नहीं रहे, वो कुछ एक महीने रहे वहां पे, और कई लोग घर में जाकर रुके। तो जो कई कई साल जहां जा रुके, उनके रिश्ते बन गए। वो सब लोगों ने जो आपने देखा था 2014 में जो मैडिसन स्क्वायर में जो उनका स्वागत किया गया था, वो सब उसमें जुड़े हुए थे उस तरह से। तो इनका भी, ये भी विश्व जो एक राजनीति है, कूटनीति है, उसका हिस्सा है। तभी कोई बनता है प्रधानमंत्री, तभी कोई बनता है किसी भी देश का कर्ता धर्ता। तो ये चीजें उनको पॉलिटिकली कैसे प्ले करते हैं वो, और जो वास्तविकता है उसमें बहुत थोड़ा फर्क रहता है। तो पॉलिटिकली जैसे प्ले कर जाएंगे, जैसे इन्होंने करना शुरू किया कि कांग्रेस की गलती थी। यूएसएआईडी शुरू से ही भारत को, चाहे सरकार जो भी हो, वो दे रहा है पैसे। जो पैसे देता है, जो कभी सरकार को ज्यादा पैसे देता है, कभी एनजीओ को देता है। अब जो उन्होंने रिपोर्ट बनाई है, ये नहीं तय कर सकते आप उसमें किसको कितना पैसा दिया गया, लेकिन जो बल्क सम जो है वो 10 एक साल में $2 बिलियन के आसपास का पड़ता है, 2-2.5 बिलियन के आसपास पड़ता है। यानी कि 10 साल में वो 20,000 करोड़ के रुपए के आसपास दे देते हैं आपको। यानी कि सालाना जो आपका औसत जो है 2,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। अब उसमें कई चीजें हैं, विकास की बात होती है, कम्युनिकेशन की बात होती है, कई बार एक आध बार कुछ लीडरशिप की बात होती है। ये सब सतही है, लेकिन इनसे कई चीजें इंस्पायर होती है। कई बार लीडरशिप में लोगों ने मदद की लोगों को अच्छा लीडर बनने में। कई बार लोग विदेश में जाकर लौट के आते हैं, फिर उनका समाज प्रभाव बढ़ जाता है क्योंकि कुछ चीजें सीखते हैं। तो ये जो अमेरिका का एक हमेशा ये रहा है कि आदान प्रदान होना चाहिए दुनिया भर में, लेकिन वो अपनी बातें ज्यादा करते हैं। लेकिन मैं कहूंगा, मैं 1 साल में जो फेलोशिप में था, मुझे कभी किसी ने ये नहीं कहा तुम्हें अमेरिका के बारे में ये सोचना चाहिए। ये किसी ने कभी नहीं कहा। सबने अपनी अपनी बात कही, और आपकी बात मैंने यहां तक जो कहा, तो मुझे याद है कि कैसे स्टेट डिपार्टमेंट की एक मीटिंग मैंने, 400 लोग थे हम लोग, विदेशी फेलोज वगैरह से तमाम लोग थे। तो मैंने रोनाल्ड रेगन राष्ट्रपति थे, तो मैंने यहां तक कह दिया कि वो जिनका नाम एडोल्फ की तरह साउंड करता है, उन्होंने मेरे ऊपर कोई आपत्ति नहीं की। ये वहां की डेमोक्रेसी थी उस समय में। क्या आप वहां के राष्ट्रपति को कह सकते थे वो नाजी है, हिटलर की तरह उसका नाम चलता है, क्योंकि उन्होंने निकरागुआ में कुछ गड़बड़ कर दी थी। तो मैं, मेरा ये अपना उनके ऊपर एक जी व्यंग था, या उसको आक्रोश मान लीजिए। उसके बारे में सरकार ने कुछ कहा नहीं मुझसे। तो एक ये भी है कि चीजें जो है बड़े आराम से चलती रहती हैं। लेकिन ट्रम्प साहब जो है, वो तो हमेशा वो जो बुल इन चाइना शॉप उनका हिसाब होता है। मस्क साहब जो है, उनको राजनीति समझ बिल्कुल नहीं है। जितने अच्छे इंजीनियर हैं, उतने ही वो अनभिज्ञ राजनीतिज्ञ हैं। उनको उसका कोई अंदाज नहीं है, कुछ कुछ बोलते रहते हैं। लेकिन उनकी आप टिप्पणियां देखोगे, छोटी होती है। ये अच्छा है, ये ठीक नहीं है, ये मजेदार है, इस उनकी टिप्पणियां इस तरह की होती हैं। उनको ज्यादा बोलने का मजा नहीं आता। वो करने वाले लोगों में से हैं, और कर जी दिया कुछ कह दिया। तो कभी कभार कुछ फुलझड़े छोड़ते रहेंगे। लेकिन जो जो बात जो आप बताई यूएसएआईडी वाली, जो कि बनी थी ढाका के लिए, ढाका पढ़ा गया दिल्ली, क्योंकि ढाका उनको समझ में नहीं आता। ढाका चर्चा नहीं होती, तो डी से देखा तो दिल्ली गया उनको, कुछ ऐसा हो गया। लेकिन जी लेकिन इससे साफ बात यह हो गई कि अपने यहाँ राजनीति का खेल कैसे होता है, वो फुटबॉल कैसे खेली जाती है, वो आपने देख ली। आपको एक जी शो मिल गया उसका। बिल्कुल। जी। जी। लेकिन मैं एक और ज्यादा, जो मेरे ख्याल में थोड़ी गंभीर इसलिए है कि उसके नंबर जो भी हों, एक और ये खबर आई कि अमेरिका से कुछ लोग सेंट्रल एशिया के, जिसमें भारतीय भी हैं, और वो खबर यह है कि पनामा, ग्वाटेमाला और कोस्टा रिका के एक्चुअली आधिकारिक उनके प्रेसिडेंट के हवाले से वो खबर आई है वहां से। और उसमें कहा गया है कि उनके पास बुधवार को
200 लोग पहुंचे हैं जो सेंट्रल एशिया और जिसमें इंडियंस भी हैं, वो अमेरिका के वही इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जिनको वहां भेजा जा रहा है और इस तरह के लोग पनामा, ग्वाटेमाला भी भेजे जा रहे हैं। और इसके बाद वो करीब साइलेंट है, वो फिर कुछ ज्यादा नहीं बताती है कि वहां कब तक रहेंगे, फिर ये इंडिया कब वापस आएंगे। एक ऐसा गेसवर्क है। और मतलब इसको मैं अटकलें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई वहां क्यों जा रहे हैं, लोगों का कहना यह है कि ये वहां पे उस तरह के काम कराने के लिए ले जाए जा रहे हैं जो काम मतलब कोस्टा रिका के लोग भी नहीं करने में दिक्कत है। जैसे हमारे यहाँ जो बांग्लादेशी ज्यादातर आए हैं वो सब रैक पिकर्स और ये सब बिल्कुल नाली साफ करने का काम ये सब कर रहे हैं। मैं जरा इस पे ये, क्योंकि ये कोस्टा रिका में एक तरह से आप उनको गुलाम बना के ले जा रहे हैं, क्या उनकी इच्छा से ले जा रहे हैं? भाई इच्छा से ले जा रहे हैं तो वापस भारत भेज दो, भारत से फिर कोस्टा रिका आके भारत से ले जाए अगर उसको लोगों की जरूरत है तो। इस गुत्थी को अगर आप थोड़ा सुलझा सकते हो तो बताइए। जी। एक बात तो यह है कि हमारे कई भारतीय जो अमेरिका पहुंचे हैं, कई अफ्रीका से रास्ते से आए हैं, कई दक्षिण अमेरिका से भी आए हैं। तो जो भारतीय दक्षिण अमेरिका से पहुंचे अमेरिका, उनको दक्षिण अमेरिका वापस भेज देंगे। उनको भारतीय मूल मूल के जरूर है वो, लेकिन वो भारतीय जो आए हैं दक्षिण अमेरिका से होके आए हैं। मैं तमाम बहुत लोग जानता हूं जो केन्या से, उगांडा से, तंजानिया से अमेरिका पहुंचे हैं। उनको देखिए, वो इंग्लैंड भी ऐसे पहुंचे थे। तो उनको जब भेजेंगे तो उनको हिंदुस्तान नहीं भेजेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए इंग्लैंड आपको वो उसको क्या बोलते हैं जो आपका प्रधानमंत्री था भारतीय मूल के जो थे, अभी उनका नाम भूल जा रहा हूं मैं। एक एक सज्जन थे। अरे अरे सुनक हमारे, सुनक हाँ सुनक सुनक साहब। सुनक सुनक हाँ, अरे उनका नाम भूल रहा था मैं। इन्फोसिस के दमाद दमाद जी भाई। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उनको मान लीजिए किसी वजह से इलीगल हो जाते, उनको भेजना पड़ता, तो उनको कहाँ भेजते? वो अफ्रीका भेजते, केन्या भेजते, या जहां से आए थे। उनको हिंदुस्तान नहीं भेजते। तो ये जो आप दिख रहे हैं ना, इसमें बेसिकली जो जहां तक मेरा जो मुझे मालूम पड़ा है, उसमें वो लोग हैं जो दक्षिण अमेरिका के रास्ते अमेरिका पहुंचे थे। वो भारतीय मूल की जरूर है, लेकिन उनका जो ओरिजिन है वो उधर से हुआ था। तो ये बहुत छोटी सी बात थी। इसमें ऐसी कोई खास कंस्पिरेसी नहीं है इसमें। अच्छा अच्छा। नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि जो एक खबर में जो एक आशंका थी कि कहीं भाई इन लोगों को कुछ ऐसा काम तो नहीं कराया जाएगा जिस तरह से। मैं चलते चलते एक अंतिम बात ये कर लूं कि ट्रंप जी ने अपने रन अप ऑफ द उसमें इमिग्रेंट्स के लिए कहा था मॉन्स्टर्स और एनिमल्स और ये सब फर्स्ट डे नेशनल इमरजेंसी में लगाई थी। ये सब नी जर्क, जैसा आपने बार बार इसको क्लैरिफाई किया है कि वो थोड़ा नी जर्क वो रिएक्शन कराना चाहते हैं, मैसेजिंग करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज जो हाल के दिनों में मुझे अजीब सा लगा, उन्होंने जिस तरह से जेलेंस्की को बिल्कुल ही थ्रोन हिम आउट और पुतिन को पूरी तरह से गले लगाने के लिए बिल्कुल वो आतुर है। ये मतलब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो भी हो रहा है, ये वही चीज हो रही है कि अंबानी जी, अडानी जी, ये 3-4 लोग मिलके पूरे देश को अपने कब्जे में कर ले, बाकी लोग तुम लोग जो करना है वो करो। कुछ इस तरह की चीज हो रही है क्या एमर्ज? देखिए देखिए, ट्रंप का रिश्ता जो यूक्रेन से खास करके है, आपको याद होगा कि बाइडेन और हंटर बाइडेन के जो रिश्ता था यूक्रेन से, उसको लेकर के सारी बातें हो रही थी। और पिछले टर्म में, पहले टर्म में ट्रंप ने अपने आदमी को, जूलियानी को भेजा वहां यूक्रेन में, कई सारी खुराफातें करने के लिए, कंस्पिरेसी बनाने के लिए, जिससे कि बाइडेन के ऊपर अटैक हो सके। तो वो यूक्रेन को बाइडेन का एक प्रोटेक्टरेट मानता है। तो उसका मतलब ही नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, वो सिर्फ कुछ लोगों सीरियसली लेता है। उसमें चाइना का शी, रशिया का पुतिन, नॉर्थ कोरिया का, चूंकि उसके पास न्यूक्लियर साहब है, वो खुराफाती है, तो नॉर्थ कोरिया का इनको सीरियसली लेता, बाकी किसी को सीरियसली लेता ही नहीं। तो ये ट्रंप का अपना उसका व्यक्तित्व ऐसा है। तो उसमें यूक्रेन के जेलेंस्की को कोई मतलब ही नहीं है, वो उस हद तक उभर के नहीं आते उसको सपोर्ट किया जा सके। और जेलेंस्की ने, ये बात तो सही है कि सब लोग मानते हैं, उसके बाद धारणा बन गई है, एक कॉमेडियन वो प्रॉप अप किया गया था सिस्टम से, जिससे कि उसने बहुत लोगों को अमीर बनाया है, वो खुद भी अमीर बन गया है, और वॉर उसके अमीर बनने का एक हिस्सा है, ऐसी एक धारणा बन चुकी है। और ट्रंप उस बात को मानता है। ट्रंप के हिसाब से जेलेंस्की एक क्लाउन है, एक कॉमेडियन है, वो पता नहीं कहां से बैठ गया, नंबर एक। नंबर दो, वो बाइडेन के कैंप का हिस्सा है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। और अगर वो चाहे, वो जानता है, पुतिन चाहे तो यूक्रेन को एक दिन दे सकता है। पुतिन उसके साथ थोड़ा सा खेल खेल रहे थे अभी तक, उसको अपना नुकसान होता है दूसरा, लेकिन वो एकदम से ऐसा कुछ करना नहीं चाहते थे, या चाहता था जो भी, कि यूक्रेन को हड़प लिया जाए।
और अब बात साफ हो गई है कि जितना हिस्सा उसके पास है वही रहेगा। यूक्रेन की शुरुआत आप देखें तो नाटो से हुई है, और ये सारा का सारा जो है अमेरिका का खेल था। अमेरिका को एक लड़ाई चाहिए, उनको लड़ाई मिल गई, उनको हथियार देने का मौका चाहिए, उन्होंने हथियार दे दिया। और यूक्रेन जो है उसने, जो जैसे कहते हैं ना, जब सीरियस बुश हुआ करते थे, और जब इराक में जब सद्दाम हुसैन था, तो जो लोग इंटेलिजेंस के जानते थे, उन्होंने अपने एम्बेसडर को भेजा इराक के पास, सद्दाम हुसैन के पास, कि तुम कुवैत ले लो। तो सद्दाम हुसैन ने अपनी सेना वहां भेज दी। जैसे ही सेना वहां भेजी, उन्होंने उसमें अटैक कर दिया, तुमने वायलेशन किया है, एक्सेट्रा। तो ये जो करते हैं, जो डिप्लोमेसी चीजें इस तरह की होती हैं, फिर उसके बाद जो है उन्होंने सद्दाम हुसैन का, अब देखा आपने क्या कर दिया। और उसके बाद जो है दूसरे बुश ने कहा कि इसने मेरे बाप की बेइज्जती की थी, अब मैं इसको देखता हूं। तो वहां यानी कि जो जो पर्सनल जो प्रेफरेंसेस है, पर्सनल जो स्टाइल्स है, वो भी तो डिप्लोमेसी को तय करती हैं। उस हद तक जेलेंस्की कभी भी सियासी ले जाएंगे ट्रंप उसको मानता है कमेडियन है, वही तक उसकी बात कर। दूसरा बाइडेन का हिस्सा है, और तीसरा पुतिन जो है इसका ज्यादा करीबी है। तो कोई वजह ही नहीं है ट्रंप के पास कि जेलेंस्की को कोई सपोर्ट करे। अब जेलेंस्की ने उसको, वो बहुत शातिर आदमी है, उसने इस मुद्दे को लेकर के यूरोप को जोड़ना शुरू कर दिया। फ्रांस भी खड़ा हुआ उसके साथ, कुछ और देश भी खड़े हुए। वो कोशिश कर रहा है कि जो यूरोप अपना डिफेंस खुद करे। भाई किसके खिलाफ करोगे डिफेंस? तुम अमेरिका से थोड़ी डिफेंस करोगे, सिर्फ लड़ोगे रशिया से, सिर्फ रशिया से लड़ोगे। नाटो बना था रशिया से लड़ने के लिए, राइट? अगर आप उससे उसका हिस्सा बनना चाहते हो, अब देखो, जब जब बात शुरू हुई क्लिंटन के जमाने में कि एक ईस्टवर्ड पुश होना था नाटो का, झगड़ा वहां शुरू होता है। रूस जो है वो यूएसएसआर रूस बन गया है, उसकी ताकत कम हो गई है। अब नाटो का काम था यूएसएसआर से लड़ना, रूस से लड़ने का काम थोड़ी था। रूस तो दोस्ताना रिश्ता बना रहा था, मुखिल गोरबाचोव रेगन की बातें होना शुरू हो गई थी। तो ये जो पॉलिटिक्स इस बीच में जो पैदा हुई है, वो उसका एक नतीजा, उस एक घाव जो उसका है यूक्रेन है। तो उस नासूर का घाव यूक्रेन बन चुका है, ठीक। तो और अपने ट्रम्प साहब को जेलेंस्की जो है एक छोटे से घाव की तरह दिखते हैं, उससे बड़े दिखते नहीं। चलिए सचिन जी, और मेरे ख्याल में वो एक नहीं, उसका मोर और लेस पुतिन ने उसका रास्ता भी दिखा दिया है कि भाई यूरोपियन यूनियन के तुम मेंबर बन जाओ, नेटो में खबरदार, अगर नेटो में हुए तब फिर ठीक कर देंगे। तो वो अपना कुछ क्रिकेट क्लब टाइप मेंबरशिप ले लेंगे, तो अपना वहां से करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच सतीश भाई बातचीत करने के लिए, क्योंकि लेकिन अभी मेरे ख्याल में ट्रम्प साहब जब तक हैं तब तक वो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि उससे दुनिया, हमारे और आप भी इफेक्ट हो रहे हैं, पूरी दुनिया इफेक्ट हो रही है, पूरे सारे देश इफेक्ट हो रहे हैं। तो इस चर्चा को हम लोग कम से कम वीकली एक कुछ जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रम्प साहब तो डेली शो देंगे। नमस्कार।